A very warm welcome to my channel Psycho Learning World. Dear friends, I am Mrs. Ankita Srivastav. I am a teacher by profession of psychology and English. सो थ्रू माई चैनल, ये जो चैनल हमने स्टार्ट किया है साइको लर्निंग वर्ल्ड, आपको समझ ही आ रहा होगा नाम से कि ये चैनल उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए बहुत यूज़फुल है जो साइकोलॉजी को जिन्होंने 11th-12th में ऑप्ट किया है, CBSE बोर्ड से है या फिर अगर अदर स्टेट बोर्ड से भी हैं और आपने साइकोलॉजी ऑप्ट करी हुई है, स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर यू ऑल। उन बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो आगे ग्रेजुएशन लेवल पे इसको पढ़ रहे हैं या फिर आगे पढ़ना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, उन बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल है। उस यूथ के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो CTET की तैयारियां कर रहे हैं या टेट की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी भी इसमें आएगी, CDP भी आएगी और हमें एक बेसिक साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा, व्हाट इज़ साइकोलॉजी ऑल अबाउट। So let us begin with class 11th psychology chapter 1 what is psychology। आखिरकार साइकोलॉजी है क्या? ये लेसन मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। Here we are going to begin with part 1 of this lesson। सो लेट्स गो थ्रू द इंट्रोडक्शन फर्स्ट कि हम आज के जो वीडियो है, आज का जो आपके ये यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया है, इस पे आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारा कंटेंट CBSE NCERT की नोटबुक से उठाया गया है और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ है, अलॉन्ग विद ऑल दिस आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। सो बेसिकली इस इंट्रोडक्शन में आज हम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी इज़ बेसिकली ये शब्द आया कहाँ से, साइकोलॉजी टर्म कहाँ से ये शब्द आया है, कैसे ये बना है, उसके बारे में जानेंगे। डेफिनेशन इज़ बेसिक आइडिया, व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट। ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट किसके बारे में है, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, इसको एज अ सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है, कैसे लोग पढ़ते हैं इसको, कैसे कैसे ऑप्ट कर सकते हैं आगे, उसके लिए है। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन आवर वीडियो टुडे। सो लेट अस बिगिन विद द टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी सेज कि साइकोलॉजी शब्द आया कहाँ से है, ये कैसे बना है। तो हम जान लें, ये जो शब्द है ये 2 ग्रीक वर्ड्स, आप देख सकते हैं 2 ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब है सोल, सोल मतलब आत्मा, और लोगोस मतलब स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब उस सब्जेक्ट की स्टडी करना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो है सोल। दस साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड। तो बेसिकली साइकोलॉजी को क्या बोला गया था, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड। ये एरिस्टोटल ने बोला था कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड, बट इसको फिर बाद में ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, इसलिए इसको ज़्यादा हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं इस डेफिनेशन को। ये बस एक लिटरल मीनिंग है ऑफ द वर्ड, ऑफ द टर्म, ऑफ द सब्जेक्ट नेम साइकोलॉजी की। ये कैसे आया, तो ये आया है 2 ग्रीक वर्ड से, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है कि उसकी स्टडी करना। किस चीज़ की स्टडी करना, आत्मा की स्टडी करना। अब इसको आगे क्यों नहीं फॉरवर्ड किया गया हम जान लें, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि चलो अगर ये स्टडी ऑफ सोल है भी, बट व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई वेयर इज़ द सोल। हम बोलते तो हैं आत्मा आत्मा, पर क्या हम उसे देख सकते हैं, क्या हम उसे फील कर सकते हैं, क्या हम उसे लोकेट कर सकते हैं, नहीं। तो इस वजह से इस डेफिनेशन को आगे बढ़ावा नहीं दिया गया। तो लेट अस कम टू द लिटरल डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की मॉडर्न टर्म्स में साइकोलॉजी का क्या मतलब है हम जान लें। तो हम देखते हैं कि मॉडर्न टर्म्स में इसको साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको साइंस बोला गया है, साइंस का इसको दर्जा दिया गया है, साइंस के बराबरी का इसको समझा गया है। और क्यों समझा गया है ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी पॉइंट्स में। तो इसको एज अ फॉर्मली एज अ साइंस डिफाइन किया गया है, और ये ऐसी साइंस है जो क्या क्या स्टडी करती है। तो हम देख लें, ये मेंटल प्रोसेसेस स्टडी करती है, एक्सपीरियंसेस को स्टडी करती है और बिहेवियर स्टडी करती है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही ये हुआ कि इन डिफरेंट सिचुएशंस, इन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो क्या क्या चीज़ें ये स्टडी करती है, मेंटल प्रोसेसेस,
experiences and behavior. Psychology is a science that studies mental processes. अब mental processes क्या है? जो भी हमारे दिमाग में गतिविधियाँ हो रही हैं, हमारे ब्रेन में जो भी processes चल रहे हैं, वो क्या क्या हैं? आपका सोचना, आपका विचार करना किसी बात पे, किसी चीज़ को लर्न करना, किसी चीज़ को जानना, पहचानना, किसी चीज़ को समझना, ये सब आपके दिमाग में हो रहा है, आपके ब्रेन में हो रहा है. ये सारे आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं जो अकर हो रहे हैं. तो साइकोलॉजी बेसिकली इसको स्टडी करती है कि ये मेंटल प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं, ठीक, और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक ह्यूमन के बिहेवियर पे. इट ऑल्सो स्टडीज एक्सपीरियंसेस. अब एक्सपीरियंसेस अब आप देखिए तो एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट. वाई दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर? सेम इवेंट हुआ होगा, बट वो इवेंट दो लोगों के लिए, दोनों ने अलग अलग तरीके से उसे समझा होगा, परसीव किया होगा. बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि दो पर्सन के लिए उस इवेंट की सेम महत्व हो, सेम वैल्यू हो. सब अपने अपने ओपिनियन से, अपने अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं और समझते हैं. लाइकवाइज जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सबके अपने होते हैं, ठीक. सब अपने तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में अपना ओपिनियन देते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं. ज़रूरी नहीं है कि किसी भी दो व्यक्तियों का ओपिनियन या एक्सपीरियंस सेम हो और वो लोग सेम नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हों. ऑलराइट. लाइकवाइज इट ऑल्सो स्टडीज़ बिहेवियर. अब बिहेवियर क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो बिहेवियर है वो बेसिकली इट इज़ एन एसोसिएशन. एसोसिएशन किसका है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स. स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन होता है तो जाके हमारा बिहेवियर बाहर निकल कर आता है. अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? हम बिहेव कब करते हैं? बिहेवियर हमारा कब दिखता है? जब हमारे सामने कोई स्टिमुलस होता है. अब स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, जो हमें एक्शन देने पे, रिएक्शन देने पे मजबूर करे, या फिर हम उसको, उसके प्रति तुरंत हम उसके बारे में कुछ सोचने लगे और हमें हमारे दिमाग में आए कि हम क्या एक्शन रिएक्शन उसका दे सकते हैं. तो स्टिमुलस होगा तभी तो आप रिस्पॉन्स देंगे, राइट. तो अब बिहेवियर भी ओवर्ट होता है और कोवर्ट होता है. दो तरीके का होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं. ओवर्ट का मतलब होता है कि जो भी स्टिमुलस है उसके बारे में अगर हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो हमारे बिहेवियर में सामने सामने दर्शाया जा रहा है, हमारे बिहेवियर में वो दिख रहा है सामने. कोई भी अगर बैठा होगा तो वो समझ जाएगा कि ये स्टिमुलस देख के इन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नीडल चुभाई जाए, अगर आपको कोई नीडल चुभाई जाएगी तो क्या होगा? आप तुरंत अपना हाथ झटक लेंगे. झटकेंगे कि नहीं झटकेंगे, है ना. तो वो होता है ओवर रिस्पॉन्स. कोई भी होगा वो कोई भी समझ जाएगा कि अरे इसे कोई चीज़ चुभी है जिसकी वजह से उसने अपना हाथ झटक लिया है, ठीक. तो स्टिमुलस था, स्टिमुलस क्या था? नीडल. और आपका रिस्पॉन्स क्या था? अपना हाथ को वापस से खींच लेना, उससे हटा लेना उस नीडल से, right. So that was your overt response. Likewise there is also a covert response. Covert response is like, for example, अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके एग्जाम्स कल से स्टार्ट हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, और स्टिमुलस क्या हुआ? आपका साइकोलॉजी एग्जाम है कल, ऑलराइट. अब आप उसके लिए बिहेवियर, आप अपना बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप मन में उसकी प्लानिंग कर रहे हो कि आप उसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए आप कैसे कैसे अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो और क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हो, ऑलराइट. तो वो है कोवर्ट. कोवर्ट मीन्स आप अंदर सोच रहे हो और अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करके बाहर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक. तो ये होते हैं overt और covert responses. I hope the definition is clear to you. बहुत सिंपल है कि साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंस है. साइकोलॉजी को एक साइंस का दर्जा दिया है, और क्यों दिया है वो भी अभी हम आगे पॉइंट्स में पढ़ेंगे. और ये कैसी साइंस है? ये ऐसी साइंस है जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस को, हमारे एक्सपीरियंसेस को और हमारे बिहेवियर को अलग अलग एनवायरमेंटल सिचुएशंस में, कंडीशंस में स्टडी किया करती है. ऑलराइट. बेसिकली अगर
मैं आपको बताऊं कि साइकोलॉजी आया कहाँ से, तो साइकोलॉजी को ट्रेडिशनली ये बोला जाता है कि साइकोलॉजी डील्स विद द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू व्हाई डू पीपल बिहेव इन अ मैनर इन विच दे डू। बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए होंगे जब आपने साइकोलॉजी ऑप्ट करी होगी, तो आपसे पूछा गया होगा कि जनरली पूछते हैं टीचर्स कि आपने साइकोलॉजी क्यों ऑप्ट करी, तो सबसे पहले ज़्यादातर बच्चे क्या जवाब देते हैं, यही जवाब देते हैं कि ताकि हम दूसरे के माइंड और बिहेवियर को समझ सके कि वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। चलिए, हमें मैजिकल पर्सन तो नहीं बनना है, बट हमें साइकोलॉजी पढ़ के ये ज़रूर पता चल जाता है कि एक इंसान इस तरह से अगर बिहेव कर रहा है तो उसके अंडरलाइन कॉजेज़ क्या हैं, वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है। अगर कोई टेररिस्ट बना है तो वो क्यों टेररिस्ट बन गया, उसके अंदर क्या फीलिंग्स आई, क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो उस दिशा में चला गया। ऑलराइट, अब आपको अगर एक एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने सुना होगा कि मेजर एचपीएस आहलूवालिया थे, जो पाकिस्तान की वॉर में फाइट करते करते उनका जो वेस्ट के नीचे का हिस्सा था वो पूरा पैरालाइज्ड हो गया था, बट स्टिल ही वॉज सो डिटरमाइंड दैट आफ्टर इवन बीइंग पैरालाइज्ड ही डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ऑलराइट, उसके बावजूद उनको माउंट एवरेस्ट उन्होंने क्लाइम किया और सारे सपोर्ट सिस्टम से। तो सोचने वाली बात यह है, साइकोलॉजी ये पढ़ती है कि इतनी सब चीज़ें होने के बाद, इतने सब एक्सीडेंट्स होने के बावजूद वो क्या चीज़ें थी जो उनके ब्रेन में आई, जो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हुई, उनके एक्सपीरियंसेस ने उनको मोटिवेट किया कि वो माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम करे अपनी उस फिज़िकल कंडीशन के बावजूद। तो साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि वाई डू पीपल बिहेव इन सच अ मैनर द वे दे डू इट। All right, so this is very interesting subject. I hope you all are going to like it a lot. तो अभी हम बात कर रहे थे about the nature of psychology, right? About basically why psychology called a science. तो psychology को science क्यों बोला गया है? सबसे पहली बात कि वो साइंटिफिक है नेचर में। साइंटिफिक का मतलब ही क्या होता है? अगर कोई भी मुझे बताए कि साइंटिफिक का मतलब क्या हुआ, न्यू थ्योरीज, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को बनाना। हम न्यू इन्वेंशन आता है, न्यू डिस्कवरी आती है। अब कोरोना वायरस था, उसके भी अगर वैक्सीन डेवलप हुई, इट वाज साइंटिफिक। व्हाई, हाउ कैन यू से दैट इट वाज साइंटिफिक? बिकॉज उसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस करी गई, काफ़ी उसको स्टडी किया गया, उसके बाद उसको जो है हमने अप्रूव किया, उसको WHO और सबने अप्रूव किया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, एंड देन इट वाज पुट इनटू यूज। ऑलराइट, तो इट वाज साइंटिफिक इन नेचर। उसको काफ़ी रिसर्च वर्क करके उसके बाद उसको जो है यूज़ में लाया गया, उसके बाद उसका प्रयोग किया गया है। ठीक, इट इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर। देखिए, वैसे तो एक्सपीरियंसेस हमने बताया कि सब्जेक्टिव होते हैं, बट इन जनरल टर्म्स साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव इन नेचर लाइक साइंस इज़। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लॉज है, अगर आप उसको नोटिस करें तो वो सारे ऑब्जेक्टिव है नेचर में। ऑब्जेक्टिव कैसे है वो नेचर में? क्योंकि अगर हम कोई भी उसे अप्लाई करेगा, कोई भी, अभी आप जैसे साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आपने ऑप्ट करी हुई है और अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप वही न्यूटन के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं जो न्यूटन ने अप्लाई किया था, एंड यू कैन सी the results, right? So likewise it is objective in nature. It can be applied to a widespread range of audiences. All right, it is very systematic. Systematic से आप क्या समझते हैं? What do you understand by the term systematic? Systematic का ये मतलब है कि यहाँ पे जो भी अगर साइंस सिस्टमैटिक है, लाइकवाइज साइकोलॉजी भी बहुत सिस्टमैटिक है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक ऑर्डरली तरीके से वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कोई और स्टेप अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने कोई और स्टेप अप्लाई किया। ठीक, उसका भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, वो उसी सिस्टम से चलता है, तभी वो रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है हमें कि ये बच्चा अगर इस तरह बिहेव कर रहा है तो उसके पूरे लॉज बने होते हैं, सारी स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स हैं जिसको हम मैचअप करके, हम टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि इस बच्चे का IQ लेवल कितना होगा, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना होगा। सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन कॉल्ड सिस्टमैटिक. It is very logical, practical, and it works in a very structured and ordered manner. All right. So next is it is measurable. साइकोलॉजी इज़ मेजरेबल, इट कैन बी क्वान्टिफिएबल. क्वान्टिफिएबल का मतलब क्या है कि हम इसका
ये प्रैक्टिकल है, अभी जैसे हमने बात करी कि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, ठीक, हम इसे मेजर कर सकते हैं, हम इसे बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में या क्वालिटी में चीज़ों की बढ़त और घटत हो रही है। हम बता सकते हैं कि IQ लेवल उसका कितना होगा, इट कैन बी क्वान्टिफाइड, all right, with the help of the standardized norms. Likewise, psychology is verifiable. Verifiable means it studies what it purports to study. ये उसी चीज़ की स्टडी करता है, वही प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करता है, अपनाता है, जिसे वो एक्चुअली में टेस्ट कर सकता है. इट इज़ जनरलाइज्ड. जनरलाइज का क्या मतलब होता है? जनरलाइज का ये मतलब होता है कि एक ये ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन वाइड स्प्रेड है, ठीक, हम इसको ज़्यादातर लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं. अगर एक बारी कोई प्रिंसिपल या थ्योरी बनकर बाहर निकलती है, आती है, पता चलता है हमें कि ये थ्योरी है, तो हम उसको वाइड रेंज ऑफ सैम्पल पे इसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं कि ये एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन पे बहुत रिसर्चेज हुई हैं. तो बेसिकली अच्छा, एक और चीज़ है, अगर मैं आप लोग को बताऊं कि इसमें एक चीज़ और मिस हो रही है, दैट इज़ रिलायबिलिटी. Reliability is like, it is very reliable in nature. Psychology is very reliable in nature. Why? क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत सारी स्टडीज़ की जा चुकी हैं, उसके बाद ही कोई भी थ्योरी सामने पुट फॉरवर्ड की जाती है. बिना उसके कोई भी थ्योरी रिसर्चेस के बार बार जब तक हम उस चीज़ को टेस्ट नहीं कर लेते हैं, कि अगर हमने कोई भी टेस्ट किया, हम बार बार उसे, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो बार बार उन्हें टेस्ट करके उसी सेम टेस्ट को रिपीट करते हैं, ताकि वो टेस्ट कर सके कि उनकी जो थिंकिंग है, जो वो सोच रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उस टेस्ट का, वो डिफ़र तो नहीं कर रहा है, वो सेम है कि नहीं है. ठीक, इस वजह से इसको रिलायबल माना गया है, क्योंकि आफ्टर अ लॉट मैनी रिसर्चेज एंड स्टडीज़ एंड टेस्ट डन रिपीटेडली, इट गिव्स द सेम आउटपुट एंड रिजल्ट. ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चे का IQ जीनियस का आ रहा है, 140 का आ रहा है, अगली बार हम टेस्ट करें तो वो 120 आने लग जाए, फिर अगली बार टेस्ट करें तो 90 आने लग जाए. ऑलराइट, ऐसा नहीं होता है. तो इट इज़ वेरी रिलायबल इन नेचर. अगर हम बार बार सेम टेस्ट कर रहे हैं, IQ का टेस्ट अगर कर रहे हैं, तो हमें बार बार हमें रिजल्ट भी सेम मिलना चाहिए, तभी वो रिलायबल माना जाएगा. तो नेचर ऑफ साइकोलॉजी हमने पढ़ लिया है. नेचर ऑफ साइकोलॉजी, इट ऑल इंक्लूड्स, इट इज़ साइंटिफिक, objective, systematic, measurable, verifiable, generalized, and that is one more thing was reliable. ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है. अगर हम ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइकोलॉजी के एज अ सब्जेक्ट, कि ये सारी चीज़ें वो इंक्लूड करता है, और तभी उसे एक साइंस का दर्जा दिया गया है, साइंस के बराबर इसको माना गया है. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स कम टू साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. अब साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का खुद ही एक मतलब है अ बॉडी ऑफ नॉलेज, अ वास्ट बॉडी ऑफ नॉलेज. इट कंप्राइजेज, इट इनकैम्पासेस इन इटसेल्फ. साइकोलॉजी बस क्या कहते हैं, अपने बस ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल को ही स्टडी करता है, ये दो लोगों को भी स्टडी करता है, दो से अधिक लोगों को भी स्टडी करता है, एंड मोर ओवर ये एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को भी स्टडी करता है. All right, and psychology as a discipline is it has a widespread application. People opt for psychology obviously at intermediate sections, at undergraduation levels, at PG levels, इवन यहाँ तक कि BSc MSc करके भी लोग इसमें जो है प्रोफेशनली एज अ साइकियाट्रिस्ट आगे इसमें बढ़ते हैं. ऑल राइट, तो बेसिकली साइकोलॉजी का जो डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है, वो इसकी बहुत वास्ट है, इसका वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है. यहाँ तक कि इसको कंप्यूटर साइंस और न्यूरो साइंस ने भी साइकोलॉजी से काफ़ी कुछ बोरो किया है. कैसे बोरो किया है? अगर आप IT सेक्टर में देखें तो वहाँ पे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आजकल हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, अभी हम आगे इसमें भी पढ़ेंगे साइकोलॉजी में भी, तो वो भी उन लोगों ने कहाँ से सीखा है? ज़्यादातर उन लोगों ने साइकोलॉजी को पहले समझा है कि इंसान का बिहेवियर और नेचर कैसा होता है, उसके बाद ही जाके वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT सेक्टर में कंप्यूटर ह्यूमन का इंटरैक्शन को इन्हांस कर पाए हैं. ठीक,
and that was not possible without the psychological knowledge obviously. न्यूरोसाइंस ने भी साइकोलॉजी को ऑप्ट किया है. क्यों ऑप्ट किया है? उससे काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी नॉलेज ली है साइकोलॉजी सब्जेक्ट से. हाउ? बिकॉज दे आर टेस्ट लाइक fMRI, EEG, all right, which are conducted and that study basically brain processes and brain imaging. वो ब्रेन के मेंटल प्रोसेसेस और ब्रेन की जो स्ट्रक्चरल उस टाइम सिचुएशन है उसको स्टडी करने में हेल्प करता है. वो सारी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर पे, ये सब स्टडी करने के लिए न्यूरोसाइंस ने साइकोलॉजी से बहुत कुछ knowledge gain करी है. So that is how psychology is a very has a very widespread application in various fields of and in various fields of the subject of study. all right, likewise अब हम देखेंगे कि psychology को दो parallel streams में divide किया गया है. एक है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज जो इंक्लूड करती है, जो मेथड से हम फिजिकल और बायोलॉजिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज़ नेचुरल साइंस. और दूसरा है सोशल एंड कल्चरल साइंस, जो है बेसिकली सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं. ठीक है, इसमें दो पार्ट्स में, दो पैरेलल पार्ट्स में साइकोलॉजी को डिवाइड किया गया है. एक है जो बायोलॉजिकल और फिजिकल नेचर के मेथड्स को अडॉप्ट करता है इंसान को समझने में, इंसान के बिहेवियर को समझने में. और दूसरी तरफ हम वहीं कहेंगे द यूज़ ऑफ द मेथड्स ऑफ द सोशल एंड द कल्चरल साइंस स्टडिंग वेरियस सोशल फेनोमेनास, दैट इज सोशल एंड कल्चरल साइंस. सोशल एंड कल्चरल साइंस बेसिकली आप नाम से भी समझ सकते होंगे, ये इंटरैक्शन ऑफ द पर्सन, एक पर्सन का इंटरैक्शन जो उसके एनवायरनमेंट से होता है उसके बारे में स्टडी करता है. ऑल राइट, तो अब हम आते हैं बेसिकली साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस पे, कि साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है जो फिजिकल और बायोलॉजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग को स्टडी करे. ठीक, अब इसको स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट कौन सा मेथड अपनाते हैं, वो अपनाते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल. All right, it is a very important model and you will be studying further also in various chapters about it. all right, so hypothetical deductive model basically होता क्या है? It is a model that proposes a hypothesis. कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आई तो उसके लिए वो एक मॉडल, ये मॉडल क्या करता है, एक हाइपोथेसिस प्रपोज करता है. ना व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? अब हाइपोथेसिस क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज़ बेसिकली अ सजेस्टेड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. सजेस्टेड सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है ये? टू द प्रॉब्लम. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. ठीक, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. ये मैंने हाइपोथेसिस प्रपोज करी है कि स्मोक करने से हेल्थ पर हानिकारक असर पड़ता है. ठीक, हमने इसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन भी दे दिया कि अगर हम नहीं स्मोकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली there will be no health issues. There will be health issues but not as severe as they are due to smoking. all right, so हमने उसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन भी प्रपोज कर दिया. देन व्हाट हैपन्स इन दिस मॉडल? एम्पेरिकल डेटा इज कलेक्टेड. व्हाट इज एम्पेरिकल डेटा? एम्पेरिकल डेटा क्या होता है? एम्पेरिकल डेटा वो होता है जो डेटा बहुत ज़्यादा रिसर्चेस के साथ कलेक्ट किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत रिसर्च करके कलेक्ट की जाती है और हमें उस रिसर्च से ये पता चलता है, उस इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च से, वो रिसर्च से जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी होती है, और हम इन्फॉर्मेशन किसके बारे में कलेक्ट करेंगे? जो हमने हाइपोथेसिस प्रपोज करी है हम वही तो कलेक्ट करेंगे ना, उसी के बारे में कलेक्ट करेंगे. जो हम एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम किसके बारे में कर रहे हैं? जो हाइपोथेसिस हमने प्रपोज करी है. ठीक, अब हमने वो एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी. अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमारा डेटा से हमें पता चलेगा कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो ट्रू है कि फॉल्स है. जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, क्या ये बात सही है कि गलत है? अगर सही है तो हमारी हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है.
ठीक। और अगर नहीं सही है तो फिर से ये सारे स्टेप्स को रिवाइज किया जाता है और फिर से फॉलो किया जाता है, और ज़्यादा डेटा और ज़्यादा एम्पेरिकल डेटा रिसर्च के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कलेक्ट किया जाता है टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। ऑलराइट, बेसिकली अगर हम जान लें, आप भी आगे भी हम ये वाले सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल पे ही ये सारी थ्योरीज बेस्ड हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, मोटिवेशन, इमोशन, परसेप्शन एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली क्या स्टडी करती है, एक ह्यूमन का इंटरेक्शन विद हिज सोशल एंड द कल्चरल इन्वायरमेंट एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंसेस हिज बिहेवियर एंड हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इन हिज वे ही बिहेव्स थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। ऑल राइट, अब इसी में एक एग्जाम्पल भी है, आप लोग ने पढ़ा भी होगा अपनी बुक्स में कि एक there were two girls in the same class. One was Ranjita and the other was Shabnam. Now Ranjita's family was basically she belonged to a family who did farming and everything. They were so much involved in the village life, and but she was very good in she was a very good athlete, and she was very friendly and social. Teachers praised her a lot and everything. She was a very fantastic runner. All right, and likewise, unlike Shabnam. ओके, अब शबनम का कैसा नेचर था? शबनम्स फादर वर्कड इन अ ऑफिस नियर बाय द विलेज, ओके, इन अ टाउन, एंड शी वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बट शी वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। दो शी वॉज वेरी केयरिंग, बट वो बहुत इंट्रोवर्ट और शाय किस्म के नेचर की थी। वन डे देयर विलेज वॉज फ्लडेड and every house was disrupted due to the flood. What happened? यहाँ पे शबनम की जो फैमिली थी उनका भी हाउस डिस्ट्रप्ट हो गया था फ्लड की वजह से। तो वो उन लोग को हेल्प किसने प्रोवाइड करी? रंजीता की फैमिली ने प्रोवाइड करी, एंड दे प्रोवाइडेड देम विद शेल्टर, फूड एंड एवरीथिंग। लाइक thereafter Ranjita and Shabnam both became very nice and good friends. And but you see, बट अगर आप यहाँ पे देखें कि ये तो उनका नेचर ही था। अब दोनों गर्ल्स बहुत डिफरेंट हैं, दोनों गर्ल्स का फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, और दोनों का बिहेवियर, नेचर, सब कुछ बहुत डिफरेंट है। बट ग्रेजुअली सर्कमस्टांसेस, एक्सपीरियंसेस और मेंटल प्रोसेसेस, हर चीज़ ने ऐसा रोल प्ले किया है यहाँ पे कि वो दोनों को एक साथ लेकर के आया है, ठीक। एंड दे बोथ बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जब फ्लडिंग की सिचुएशन आ जाती है तो हर किसी के अंदर ऐसे नहीं होता है, हर कोई आगे नहीं आ जाता है आपकी हेल्प करने के लिए। सब लोग पहले क्या सोचते हैं कि लाओ भाई हम अपने आप को पहले सेव कर ले, रादर देन सेविंग अदर्स, सब पहले अपने बारे में सोचते हैं। बट हेयर Ranjita's family came forward to help the family of Shabnam, okay, and even after the flood they helped them to set up their house again and get resettled there, okay. So it was a big thing. सब लोग का नेचर ऐसा नहीं होता है। वो लोग ऐसे क्यों बने, उनको क्या क्या सोशल इन्फ्लुएंसेस थे जिसकी वजह से उनकी फैमिली इतनी हेल्पिंग बनी, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी स्टडी करता है। वाई डू सम पीपल आर मोर हेल्पफुल इन नेचर एंड वाई डू सम पीपल बिकम totally antisocial in such situations or period of crisis, okay. So this is what psychology studies, and we'll be studying it further. I hope you all like this session. If yes, then please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much.